समारोह में अधिकतम 50 होंगी भारतीय एथलीट और अधिकारियों की भागीदारी। हेडलाइंस, शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पेगासस फोन जासूसी मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब यू टर्न ले लिया है। कंपनी ने कहा है कि मात्र कल्पना के आधार पर ही सूची बनाई गई थी। इस काल्पनिक सूची की मीडिया के एक वर्ग की विद्वेषपूर्ण कवरेज की भी अब चारों ओर आलोचना हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने कभी भी सूची को एनएसओ पेगासस स्पाईवेयर सूची के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि दुनिया के कुछ मीडिया ने ऐसा किया होगा। इससे पहले अमेरिकी खोजी पत्रकार किम जेटर ने खुलासा किया कि एमनेस्टी ने कभी यह दावा नहीं किया कि ये एनएसओ की सूची थी। एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज इजराइल की एक टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका पेगासस नाम का स्पाईवेयर स्मार्टफोन की निगरानी करता है। और कैलकालिस्ट के साथ एक साक्षात्कार में एनएसओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शलेव हुलियो ने इनकार किया कि उनके सॉफ्टवेयर का उपयोग दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के लिए किया जा रहा था। उनके दावों के केंद्र में उन 50,000 फोन नंबरों की सूची है जिन पर जांच आधारित है। सूची के स्रोत का खुलासा नहीं किया गया और हुलियो के अनुसार ये जांच के प्रकाशन से 1 महीना पहले और पूरी तरह से उनके अलग स्रोत से उनके पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीने पहले हमें एक सूचना ब्रोकर से पहली बार इसका पता चला। हुलियो ने कैलकालिस्ट को बताया कि बाजार में एक सूची चल रही है और जो कोई भी इसे रखता है वो कह रहा है कि साइप्रस में एनएसओ सर्वर हैक किया गया था और वहां लक्षित लोगों की एक सूची है और हमें सावधान रहना चाहिए। हमने इसे देखा, हमारा साइप्रस में सर्वर नहीं है और इस प्रकार की सूची भी नहीं है और इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। बाद में 2 अलग अलग ग्राहकों द्वारा हमसे संपर्क किया गया और ब्रोकर उनके पास ये दावा करते हुए आए हैं कि उनके पास एनएसओ से संबंधित एक सूची है। हमें अंततः उस सूची के कुछ स्क्रीनशॉट्स प्राप्त हुए जो ब्रोकर को पकड़ने में कामयाब रहे। उसके आधार पर हम समझ गए कि ये पेगासस सिस्टम की तरह नहीं दिखता है और ये भी कि ये हमारे लिए एक हेरफेर वाली सूची है। हमने इसे ग्राहकों के साथ देखा और ये धीरे धीरे हमारे लिए स्पष्ट हो गया कि ये एक HLR लुकअप सर्वर है। इसका एनएसओ से कोई लेना देना नहीं है। हम समझ गए कि ये एक मजाक था। तो खुद एनएसओ के सीईओ के द्वारा दिए गए हैं ये तमाम स्पष्टीकरण और एमनेस्टी इंटरनेशनल के स्पष्टीकरण पर प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने भी प्रतिक्रिया दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, ये मीडिया संगठनों द्वारा एक एक्टिविस्ट एजेंडे का अनुसरण करने के परिणाम स्वरूप होने वाली एक विकृत पत्रकारिता है जहां रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है बल्कि कल्पना और अटकलों पर आधारित है, जो लोकतंत्र के भीतर असंतोष पैदा करने के लिए एजेंडा प्रेरित एक्टिविज्म से प्रेरित है। और वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। We know this fact that Amnesty is now taking a U-turn. Why is it taking a U-turn? Why was it earlier claiming that this list was from NSO and the various governments are into snooping? And now it is saying that, there is no list apparently that was released by the Amnesty. Today, suddenly a story appears in a trade journal called Technology News. Okay. And what it says essentially is that Amnesty International has issued a clarification, a statement saying that they have not, the list which has been released by them, the 50,000 global list of 50,000 names or telephone numbers, that has not been sourced from the company. That it was a list generated by Amnesty International. So this is a list which was sort of conjured out of the hat, and then on the basis of that list, this entire story was spun around it, that these are the people who were snooped on or who were
the potential targets of snooping. Then we are told 37 handsets using 37 of these numbers were allegedly tested in Amnesty's laboratory. Okay. Now, we don't know what is Amnesty's lab, where is it, I mean, what kind of a lab it is. And according to Amnesty International, the tests show that there are traces of snooping or possible attempt to snoop found on these 37 handsets. I mean, this whole thing is bizarre. First, it now stands demolished that this so-called list of 50,000 numbers lacks authenticity of any kind. Second is to expect the world to believe that just because Amnesty has come up with a collated list of numbers, which Amnesty International by its own admission believes are possible or potential targets of snooping, that the whole world should believe it as the gospel truth. That is rubbish. In past also, we have seen that how a fake agenda, fake narrative was created by Amnesty International. No, time has come primarily to boycott international institutions like Amnesty. And why primarily Amnesty International? Or you believe that there's certain hidden agenda? Well, Amnesty International is a dodgy organization. Internal memos, statements by people who have worked there, everything points to a very hazy organization which works to various kinds of agenda. So, and it has a mile-long history. No government in the world trusts Amnesty International. They have a subversive agenda. They have a disruptive agenda. They have an agenda to create disaffection against the state and legitimate elected representatives of the state. In India, action was initiated against the India chapter of Amnesty for financial fraud. What is the responsibility of media now? Because media, without fact checking, coming out with the stories that the data of Indians is not safe, the government is into snooping, but now it is clear Amnesty itself is now backing out. It's saying that government is not snooping. Media platforms in India, like The Wire, the manner in which they put out this report, the so-called Pegasus story, yes, it shows very poor journalistic judgment. It shows an abysmal lack of integrity. It demonstrates a total absence of ethics. But what they did was they tried to be too clever by half. They kept on saying, all this suggests that a government agency was using this software to possibly snoop on these people. It is a scandal. It is a scandal, and media should now take a pause. It should look within. It should consider why it went wrong, where it went wrong, and if its intention was not suspect, if its intention was honest, then it should also bring about certain course correction. तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार कंचन गुप्ता ने बहुत विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा इस पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जो बातें एनएसओ की तरफ से आ रही हैं और अब खुद एमनेस्टी इंटरनेशनल जो बात कही है, क्या हम ये माने कि इसके बाद इस पूरे मुद्दे का पटापेक्ष इस मामले में तो हो जाना चाहिए कि सच्चाई क्या है यह सबके सामने है कि ये सभी तथ्य मनगढ़ंत थे? ममता जी, पहले भी ऐसा हुआ है कि एमनेस्टी द्वारा ऐसे फेक नैरेटिव, फेक एजेंडा को क्रिएट किया गया है। 90s में भी उन्होंने देखा था कि कैसे साउथ इंडिया में एक लेडी रो रही थी और उसको कश्मीर का बता करके ह्यूमन राइट वायलेशन की बातों को उसने क्रिएट किया। बाद में पता चला कि वो फोटोग्राफ फेक थी। हालांकि अब आज के मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखिए, तमाम जो स्नूप की जो बात चली, स्नूपिंग की बात चली है, इसके तमाम प्राइमरीली 3 स्टेक होल्डर्स हैं।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनएसओ की। एनएसओ अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एनएसओ वो है जो पेगासस सॉफ्टवेयर को एक तरह से बनाती है, उसका रखरखाव करती है और वो सप्लाई करती है अपने क्लाइंट्स को ग्लोबली। अब एनएसओ का साफ तौर पर कहना है सबसे पहली बात कि हमारी कैपेसिटी ही नहीं है कि 50,000 यूजर्स के डेटा को हम लोग एक बार में देख सके। तो 50,000 का जो आंकड़ा जो आया है कि भाई दुनिया भर में 50,000 लोगों का या फिर भारत में जो डेटा का ब्रीच हुआ है, प्रिवेसी ब्रीच हुई है, तो एनएसओ ने साफ कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, नंबर 1। दूसरा, ऐसी कोई लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिसकी बात जो मीडिया में की जा रही है। और तीसरा कि 50,000 की कैपेसिटी है ही नहीं एनएसओ पेगासस सॉफ्टवेयर की कि हम एक बार में इसको टेस्ट कर सके। तो ये तो हो गया एनएसओ का वर्जन। अब हम दूसरे स्टेक होल्डर की बात करते हैं जो कि सबसे प्राइम स्टेक होल्डर माना जाएगा और जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि पहले भी ऐसे फेक नैरेटिव और फेक एजेंडा को सेट करने के लिए अब काफी मशहूर रहा है भारत के अंदर खासतौर पर। अब एमनेस्टी देखिए, पहले तो कहता है कि कुल मिला के 50,000 लोगों का जो डेटा है प्राइमरीली वो ब्रीच हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सीनियर ऑफिशियल्स का साफ तौर पर बयान आता है केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर के अंदर जो तमाम जो सरकारें हैं वो उन तक का भी जो डेटा है वो स्नूप किया जा रहा है। सरकारें स्नूपिंग में लगी हुई हैं और जो गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका डेटा स्नूप किया जा रहा है। अब देखिए 48 घंटे के अंदर अंदर एमनेस्टी यू टर्न लेता है। अब एमनेस्टी ये कहता है कि जिन 50,000 लोगों की बात कही जा रही है उनका डेटा हैक नहीं किया गया है, सरकार ने कोई हैकिंग नहीं करी है, कोई प्रिवेसी का ब्रीच नहीं हुआ है, वो एक इंटेंडेड लिस्ट है। यानी हो सकता है कि सरकार इनको एक तरह से इनके डेटा को ब्रीच करे, हो सकता है ये वो पावरफुल जर्नलिस्ट हो, पावरफुल मिनिस्टर्स हो या पावरफुल पर्सनालिटीज हो जिनका डेटा ब्रीच किया जा सकता है। ये बहुत बारीक लाइन है, एक होता है इंटेंशन और एक होता है कि डेटा ब्रीच कर लेना। अब हम तीसरे स्टेक होल्डर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द वायर जैसा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो अपने एडिटोरियल कंफर्ट के हिसाब से एडिटोरियल या जूसी हेडलाइन को पिकअप करता है। वायर ये कहता है, इंटेंट वर्ड को वो दरकिनार कर देता है और वो एक हेडलाइन के साथ आता है कि 50,000 लोगों का डेटा सरकार स्नूप कर रही है, 40 से ज्यादा के आसपास जर्नलिस्ट का डेटा स्नूप किया जा रहा है, भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। तो वायर जैसा जो संस्थान, वायर जैसा इंस्टीट्यूट जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एडिटोरियल कंफर्ट के हिसाब से एक जूसी हेडलाइन बनाता है और नमक मिर्च मसाला लगा के बिना फैक्ट चेक अरुण, यहाँ पर मैं आपके पास 2 और सवाल लेकर आती हूँ। पहला सवाल, भारत के जो मीडिया हाउस है उन पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले जब ये रिपोर्ट निकली तब ये बात स्पष्ट की गई कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मीडिया हाउसेस हैं वो मिलकर उन्होंने एक ऐसी सूची तैयार की है, और इसमें क्या हम ये माने कि ये भी साबित करता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय जगत में छवि को खराब करने की जो एक कोशिश पश्चिम के देशों के मीडिया हाउसेस, कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा की जा रही है, ये जो पूरी कवायद है ये उसी का हिस्सा है? ममता जी, आपका सवाल पूरा नहीं आ पाया मेरे पास, एक बार सवाल दोहरा पाएंगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम लगातार ये बात देखते रहे हैं कि जब भी भारत में कुछ सकारात्मक होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ मीडिया हाउसेस हैं जो कुछ चुनिंदा खबरों के चुनिंदा पहलुओं को सामने रखकर एक भ्रामक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं भारत को लेकर। क्या अभी ये पूरी जो मामला उठा है पेगासस को लेकर, इसको भी हमें उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि कई सारे फेक एजेंडा और फेक नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं। भारत सरकार ने भी बाकायदा जो अपना स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने साफ कहा कि पहले भी ऐसा हुआ था 2019 को, अगर आप याद करेंगे तो ये कहा गया था कि व्हाट्सएप डेटा को स्नूप कर रहा है, सरकार स्नूप कर रही है, लेकिन बाद में पाया गया व्हाट्सएप खुद ये कह रहा था इस बात को कि हमने किसी तरह की कोई स्नूपिंग नहीं की है, भारत सरकार किसी तरह की स्नूपिंग में इन्वॉल्व नहीं है। भारत ने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा हुआ है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन इंडिया। दूसरा, भारत में राइट टू प्रिवेसी को एक तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है और सरकार किसी प्राइमरीली स्नूपिंग के अंदर हो या स्नूप किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है। ये प्राइमरीली आप देखिए कि कैसे हेडलाइन, ये एक तरह से मीडिया के ऊपर ज्यादा सवाल उठते हैं इस समय पर कि कैसे बिना फैक्ट चेक करे एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था अपने फेक एजेंडा के लिए, फेक नैरेटिव के लिए और एक तरह से एक फेक नैरेटिव को क्रिएट करते हुए इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में लाइक, इंटेंट शब्द का इस्तेमाल करके हुए और अब एक तरह से यूटर्न ले रहा है। लेकिन प्राइमरी देखिए कि द वायर जैसी संस्थान का साफ तौर पर अब ये कहना कि 50,000 लोगों का डेटा ब्रीच होना और फॉरेन मीडिया का भी इसको पिकअप कर लेना बिना किसी तथ्यों को जांचे, क्योंकि एक बार एमनेस्टी अगर इस तरह के तथ्यों को लेकर के आ रहा है तो फॉरेन जर्नलिस्ट, फॉरेन मीडिया हाउसेस, बड़े बिग जो हाउसेस होते हैं वो इस चीज को तुरंत पिकअप कर लेते हैं बिना फैक्ट चेक के। जी अरुण, यहाँ पर क्या मैं ये जो आप बात कह रहे हैं
इसी से अगला सवाल निकल कर आता है कि क्या भारत के मीडिया संस्थानों को सनसनीखेज खबर को जो छापने की या सामने लेकर आने की कोशिश है अरुण, क्या ये पूरी जो बात जिस तरीके से वायर ने सामने लेकर आए हैं, क्या ये इसी एक कोशिश की झलक दिखती है इसमें? जी अरुण, लगता है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरी खबर विस्तार से समझाने के लिए। ये बात स्पष्ट है कि जो ये पूरा पेगासस का मामला है, इसमें अब जो बातें एनएसओ के द्वारा और खुद एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा की गई हैं, वो ये बात स्पष्ट तौर पर दिखाती हैं कि ये जो पूरा मामला है इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। यानी भारत सरकार पर जो आक्षेप लगाए गए थे वो सब गलत साबित हो गए हैं, जिसके बाद अब उन तमाम जो एक मीडिया का वर्ग है हमारे देश का, जो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता इस तरह की गलत खबरों को भी लेकर आकर हेडलाइन बनाने का, शायद उन्हें भी आगाह करती हैं इस तरह की घटनाएं। आइए मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं ताजा खबर। लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन एक बार 12 बजे तक और उसके बाद फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही दूसरी बार शुरू हुई तो विपक्षी दल हंगामा करते हुए वेल में आ गए और तख्तियां दिखाने लगे। पीठासीन अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब सदस्यों से लगातार अनुरोध करते रहे, लेकिन विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। हंगामे के बीच केंद्रीय जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पेश किया और इसी दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 भी पेश किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सांसदों से अनुरोध किया कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। हम चर्चा करने के लिए तैयार है। बार बार ये बोलने के बाद भी प्रश्नकाल स्थगित करना प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है, प्रश्नकाल सदस्यों का हक है। इट इज द राइट ऑफ द मेंबर्स। इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। व्हेन गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन, गवर्नमेंट इज रेडी टू रिस्पॉन्ड, ऐसे जो पूरा डिस्टर्ब करना माहौल का, ये ठीक नहीं है। मैं फिर से अपील करता हूं, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन, काइंडली गो बैक टू योर सीट। ऑन व्हिच सब्जेक्ट यू वांट टू डिस्कशन, यू प्लीज टेल। दिस इज व्हाट ऑन रिकॉर्ड आई वांट टू टेल सर। और वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी विपक्ष ने भारी हंगामा जारी रखा, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी पहले 12 बजे तक स्थगित कर दी गई और बाद में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भास्कर अखबार के मालिकों के घर और संस्थान पर हुए आयकर विभाग के छापे का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने हंगामा करते हुए सदन के वेल में प्रवेश किया, जिस पर राज्यसभा के सभापति ने नाराजगी जाहिर की। दोपहर 2 बजे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कथित फोन डेटा लीक पर राज्यसभा में बयान देंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमने किसानों से नए कृषि कानूनों के संदर्भ में बात की है। किसानों को कृषि कानूनों के जिस भी प्रावधान में आपत्ति है वो हमें बताएं। सरकार आज भी खुले मन से किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में हैं, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। हमने तो पहले भी इस बात को कहा था कि कुल मिला के जो सरकार से बातचीत हुई है उसके आगे अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। और संसद की कार्यवाही पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार पहले ही दिन से हम देख रहे हैं कि बार बार विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर हंगामा कर रहा है, संसद को बाधित कर रहा है। आखिर क्या चाहता है विपक्ष, क्योंकि सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, वो भी हर मुद्दे पर। हम जानते हैं कि मानसून सत्र में लगातार देखें और कांग्रेस सहित तमाम जो विपक्षी दल हैं वो दोनों सदनों में अपनी बात रखने के तरीके में हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में आज भी राज्यसभा में भी हंगामा हुआ और लोकसभा में भी तख्ती लेकर जिस तरह से तमाम सांसद बिल में आए,
लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को लेकर एक नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि वो जो चर्चा चाहते हैं उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इस तरह से हंगामा करना ठीक नहीं है। लेकिन बावजूद इसके 11 बजे हमने देखा, कुछ देर बाद लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा हंगामे के चलते, और जब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तब भी ये हंगामा जारी रहा और इसके चलते थोड़ा जो कामकाज है वो जरूर हुआ। 2 अहम विधेयक पेश किए गए हंगामे के बीच, लेकिन हमने देखा कि प्रश्नकाल नहीं चल पाया और तमाम जो और आगे कामकाज होना था वो स्थगित करना पड़ा 2 बजे तक। तो एक तरह से एक विपक्ष की रणनीति भी है अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की और मुद्दों को उठाने की। जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर लगातार कई दल हंगामा कर रहे हैं, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक रणनीति हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार तैयार है तमाम मुद्दों पर चर्चा को लिए, और लगातार संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कहा भी गया लोकसभा के अंदर भी कि वो सरकार, जहाँ तक सरकार का सवाल है, वो मुद्दे पर हर मुद्दे पर चर्चा के तैयार है नियम के मुताबिक। तो ऐसे में इस तरह का हंगामा करना ठीक नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा शैलेंद्र, विपक्ष की अपनी रणनीति अलग बात है शैलेंद्र, लेकिन जब भी संसद का सत्र चलता है तो एक पूरी प्रक्रिया है और विपक्षी दलों में बहुत दिग्गज नेता हैं, अनुभवी सांसद हैं जो जानते हैं कि संसद कैसे काम करती है। सरकार को घेरना विपक्ष का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन ये चर्चा के तहत, प्रक्रिया के तहत किया जाए ये भी संभव है। ऐसे में सरकार की ओर से क्या फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि चर्चा के लिए विपक्ष को सामने लाया जाए? बिल्कुल ममता, मैं उसी पर आ रहा था कि हमने देखा कि कल की छुट्टी से पहले परसों जब सदन की कार्रवाई हुई थी तब लोकसभा में जरूर हंगामे के चलते ज़्यादा कामकाज नहीं हो पाया था, लेकिन राज्यसभा में कोविड को लेकर जिस तरह से एक चर्चा हुई, तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने उसमें हिस्सा लिया और सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। तो एक तरह से देखें कि कई बार एक सहमति बनाने की कोशिश होती है विपक्ष के हंगामे के बावजूद, या एक फ्लोर मैनेजमेंट में ये कोशिश होती है, लेकिन विपक्ष को भी उसमें अपना जो अड़ियल रुख है उसे त्यागना पड़ता है, उससे हटकर एक सहमति बनाने की ओर जो सरकार की कोशिश होती है उस पर आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, तो मुद्दा है ही, क्या कोई रास्ता निकलता है? क्योंकि सरकार ने अपने तौर पर ये स्पष्ट कर दिया है और कहा भी है कि किसी भी मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष अगर चर्चा चाहता है तो नियम और प्रक्रिया के मुताबिक पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अध्यक्ष जो तय करेंगे उस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कोई सहमति बनती है राज्यसभा या लोकसभा में सदन को चलाने को लेकर, चूंकि ऐसा देखने को पहले भी मिला है कि शुरुआत के हंगामे के बाद एक तरह से सहमति बनाने की कोशिश होती है लोकसभा या उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कार्यवाही भी होती है, लेकिन सांसदों को भी ये समझना होगा, विपक्षी दलों को भी ये समझना होगा कि देश की जनता देख रही है कि संसद में क्या हो रहा है और उनको जिस उम्मीद के साथ भेजा जाता है संसद में, अब उन पर जिम्मेदारी है कि वो उसको आगे अंजाम दे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। सबसे पहले बात कोविड की। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में 41,383 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक 3,04,29,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। साथ ही देश में प्रतिदिन के पॉजिटिविटी दर की बात करें तो ये 2.41% है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 41,383 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए। 38,652 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.35% हो गया है और इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,09,000 से कुछ ज्यादा है। और बात बर्ड फ्लू की। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी IDSP के हरियाणा की राज्य निगरानी इकाई इंसानों में बर्ड फ्लू के पहले मामले की जांच करेगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी भी जांच में शामिल हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक 11 साल के बच्चे में H5N1 का पहला मामला सामने आया।
दिल्ली के एम्स में जून 2021 में इस बच्चे का इलाज किया गया। बच्चे में बुखार, खांसी, कोरिजा और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण देखे गए थे। 2 जुलाई को बच्चे को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था और इस बच्चे के मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन से 12 जुलाई को मृत्यु हो गई। बच्चे के परिजनों के साथ उसके रिश्तेदारों और परिचितों और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भी लगातार निगरानी की जा रही है। हालांकि किसी में भी कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। वहीं पशुपालन विभाग को पूरे क्षेत्र में बर्ड फ्लू का कोई संदिग्ध मामला भी नहीं मिला है और एहतियात के तौर पर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। तो बर्ड फ्लू का पहला मामला जो हमारे सामने आया है और लेकिन इस पहले मामले के बाद पूरी निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, सर्विलांस की जा रही है इस तरीके से कि कोई और लोग जो उस बच्चे के संपर्क में आए हों कहीं उनमें कोई लक्षण तो नहीं है। तो बहुत ही व्यापक स्तर पर 10 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वहां तक भी इसकी निगरानी की जा रही है, क्योंकि ये पहला मामला देश में आया है जहां बर्ड फ्लू हुआ और उसके बाद बर्ड फ्लू से बच्चे की मौत भी हो गई। तो ये पूरा मामला जिस पर गंभीरता से हरियाणा की सरकार काम कर रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। नितेंद्र, ये एक मामला जो बर्ड फ्लू को लेकर आया और इसको देखकर बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में जो चिंता आ गई है उसके संदर्भ में क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर कोई और कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा जहां से बच्चे में ये लक्षण आए होंगे। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि जो एनसीडीसी और के जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं और पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो उस इलाके में गए हुए हैं और वहाँ पर आसपास के जो 10 किलोमीटर का दायरा है वहाँ पर सर्विलांस किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। और खासतौर पे जो लोग पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए हैं या फिर पक्षियों के संपर्क में रहते हैं उनकी जांच की जा रही है, उनको सतर्क किया गया है। इसके अलावा जो बच्चा है उसके परिवार के सदस्यों को और उनके संपर्क में आए लोगों के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और उनमें देखा जा रहा है कि कोई सिम्टम तो नहीं है, लेकिन अभी तक के जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक किसी में कोई सिम्टम या कोई लक्षण नहीं पाया गया। साथ ही साथ जो एम्स में डॉक्टर इलाज कर रहे थे या उनकी जो टीम थी हेल्थ केयर वर्कर की, उनकी भी निगरानी की जा रही है, उनको भी आइसोलेट किया गया है। हालांकि इनमें से किसी में भी कोई सिम्टम या लक्षण नहीं पाया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पे पूरे एरिया में काफी सघन जांच किया जा रहा है ताकि ये देखा जाए कि कोई बर्ड फ्लू का आउटब्रेक तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। जी, ऐसे में नितेंद्र एक और हम देख रहे हैं कि ये एक मामला बर्ड फ्लू का आया है, वहीं मुंबई महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। क्या ये कोविड काल में इस तरीके की बीमारियों का आंकड़ों में सामने आना क्या इस बात के प्रति भी हमें आगाह करता है कि स्वच्छता का ध्यान रखें और जो तमाम कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको अगर हम समझेंगे तो हम इन सब से बच सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जो वायरस का सीजन है और वायरस के बीमारी से बचने के लिए आपको स्वच्छता, हम सबको स्वच्छता बिल्कुल रखना है, हाथ की सफाई करते रहना है। साथ ही साथ जो लक्षण सबका एक तरह से सेम है, मिलता जुलता है, चाहे वो बर्ड फ्लू का हो या फिर H1N1 का, स्वाइन फ्लू का हो या फिर जो कोरोना के वायरस के लक्षण, सब कुछ मिलता जुलता है इनके लक्षण। और इस वजह से डॉक्टरों के सामने एक चुनौती है कि कौन से बीमारी किस में है, और सब ये जो सीजन है इसमें तीनों बीमारी मिक्स कर जाता है। इस वजह से बहुत ज्यादा चुनौती हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर होता है और इसलिए भी चाहे महाराष्ट्र हो या बाकी दूसरे हिस्से में जहाँ पे H1N1 के मामले मिल रहे हैं वहाँ पे डॉक्टरों को ये कहा गया है और हेल्थ केयर वर्कर को कि वो दोनों की जांच कर लें और तब जाकर के इलाज करें, क्योंकि इलाज दोनों का अलग है, दोनों का वायरस का स्ट्रेन अलग अलग है, लेकिन लक्षण करीब करीब सेम है। इसलिए चुनौती, जी बिल्कुल, इसलिए चुनौती स्वास्थ्य कर्मियों के सामने भी ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पे दर्शकों को हम जरूर ये बात को लेकर भी आगाह करेंगे कि मॉनसून का सीजन है, बारिशों का वक्त है, ऐसे में खाने को लेकर साफ स्वच्छता वैसे ही ज्यादा बढ़ती जानी चाहिए। नॉन वेज अगर आप कर रहे हैं तो उसे अच्छे से पकाकर ही खाएं, लेकिन साथ ही साथ आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता और कोविड को लेकर जो आपके एहतियात के कदम हैं उन्हें अगर आप उनका ध्यान रखते रहेंगे तो आप इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें मिड डे प्राइम। देखिए,
आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और ब्रेक के बाद रुख करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आयकर विभाग ने आज मीडिया समूह दैनिक भास्कर के खिलाफ कथित टैक्स चोरी को लेकर कई शहरों में छापेमारी की। विभाग ने कहा कि भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और देश के कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। विभाग की टीम भोपाल के अरेरा कॉलोनी में स्थित भास्कर के चेयरमैन सुधीर अग्रवाल, गिरीश और पवन के घर स्थित सहित भास्कर के प्रमोटर्स के आवास पर भी पहुंची और इसके लिए टीम का सहयोग मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है। और मॉनसून की बात करते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और खानदेश में लगातार बारिश हो रही है। ठाणे जिले में उल्हास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। किनारे के सभी गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। रुक्मणी नगर, बालाजी नगर इलाके के 200 परिवारों से संपर्क कट गया है। ठाणे के ही बदलापुर में भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी भरा है। पुणे जाने वाली सभी लंबी दूरी की रेल, मालगाड़ियां फंसी हुई हैं। रत्नागिरी जिले में बारिश से चिपलून शहर जलमग्न हो गया है। एनडीआरएफ तटरक्षक दल के साथ हेलीकॉप्टर से सहायता का समन्वय किया जा रहा है। मुंबई गोवा हाईवे चिपलून कराड़ रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। कोल्हापुर जिले में भी भारी बारिश शुरू हो गई है और पंचगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोल्हापुर में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। तो बारिश की वजह से बेहाल महाराष्ट्र के कई जिले। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शिशिर शेलार सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। शिशिर, महाराष्ट्र में तो कई जिलों में रेड अलर्ट है। भारी बारिश, तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे थे, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं आज के इस दोपहर में क्या है ताजा हालात और ताजा जानकारी महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से। ममता जी, देखिए, सबसे पहले तो इस हफ्ते की शुरुआत करते हैं तो इस हफ्ते की शुरुआत में ही मुंबई में झमाझम बारिश हुई। मुंबई अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जलमग्न हुई थी। उसके कुछ इलाके खास तौर पर निचले स्तर के। लेकिन अब चूंकि हम देख पा रहे हैं कल शाम से और पिछले 2 दिनों से अगर देखा जाए तो मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में बारिश जो है पूरी तरह से हो रही है। इसका पिछला मुख्य कारण है कि जिस प्रकार से अरब सागर में एक लो प्रेशर बना हुआ है, इसके कारण अगर देखा जाए तो वेस्टर्न घाट का इलाका है, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना जो है आईएमडी ने इससे पहले जताई थी। और इसे देखते हुए बात करें तो वेस्टर्न घाट का इलाका यानी मतलब वेस्टर्न महाराष्ट्र और साथ ही साथ जो कोंकण का इलाका है जिसमें रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग जैसे इलाके हैं, यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बारिश कोल्हापुर अगर देखा जाए इलाके में हो रही है। वहाँ एनडीआरएफ की तकरीबन 2 टीमें तैनात की गई है कोल्हापुर में। और देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण बात कि पंचगंगा जो नदी है, कोल्हापुर से बहने वाली ये नदी है, वहां पर जो है खतरे के निशान तक जो है पानी आ चुका है। और अगर बारिश और ज्यादा गिरती है तो जाहिर सी बात है कि जो आसपास के इलाके हैं वो खाली करने की जरूरत होगी। साथ ही साथ पंचगंगा नदी के साथ सटा हुआ दूसरा इलाका जहाँ पे एक बड़ा डैम भी है कोल्हापुर में, वहां का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो डैम्स के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ऐसे में कोल्हापुर के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर जल भराव की स्थिति होगी। वही हम बात करें कोंकण इलाके की तो कोंकण इलाके के चिपलून में अगर देखा जाए पिछले कई सालों के बाद हालांकि इतनी बारिश चिपलून में हुई है, इसका नतीजा ये हुआ कि बिल्डिंग की पहली मंजिल तक जो है पानी पहुंच चुका है। तो ऐसे में वहां पर एनडीआरएफ ने जो है टीम भेजी हुई, तकरीबन 2 टीमें एनडीआरएफ की रत्नागिरी जिले में भी तैनात की गई है। रत्नागिरी और साथ ही साथ रत्नागिरी से जो जुड़ा हुआ इलाका है खेड़ इलाका, वहां पर भी जो है इस वक्त एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई है। तो ऐसे में जो लोग वहां फंसे हुए हैं, खास तौर पर इस बारिश के कारण जो नदियां है इस वक्त तूफान पर है कोंकण में। और इसलिए चिपलून की अगर बात करें तो वशिष्ठ नदी और शिव नदी, ये दोनों नदियां इस वक्त तूफान पर है और इस नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को जो है सुरक्षित स्थलों पर जो है ले जाया गया है। बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में हालांकि बारिश रुक गई है, लेकिन मुंबई से जो सटा हुआ इलाका है वहां पर जो है, जाने ठाणे की बात करें, पालघर जिले की बात करें तो यहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। और इसके कारण जो रेल समस्या है, जो बात करें जिस प्रकार से पानी ट्रेन पे भरा हुआ है, साथ ही साथ लैंडस्लाइड भी जो हो चुकी है कसारा से लेकर इगतपुरी जो सेक्शन है रेलवे रूट का, तो वहां पर भी जो है लैंडस्लाइड हो चुकी है बारिश के कारण। तो ऐसे में रेल यातायात कहीं ना कहीं बाधित हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। जी शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। तो
महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जो रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा है, लेकिन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना इन मायनों में ख्याल जरूर रखें कि जो प्रशासन आपको दिशा निर्देश दे रहा है उनका पालन करें, और क्या जानकारी है मॉनसून को लेकर उसको से भी अपने आप को जानकारी को पूरा रखें। लेकिन मुंबई में लोकल ट्रेन क्योंकि बाधित हो रही हैं, तो ऐसे में लोगों को घर से निकलने से पहले पता करना होगा कि कौन सी ट्रेनें चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें मिड डे प्राइम। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आइए देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें अजय मिश्रा के साथ। तो अजय, क्या कुछ खास है आज व्यापार प्राइम में? नमस्कार ममता, आज वीकली एक्सपायरी है, यानी गुरुवार का दिन, महीने का अंतिम गुरुवार, और शुरुआती कारोबार में आज शेयर बाजार में मजबूती देखी जा रही है। हालांकि आमतौर पर देखा जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है और आज बाजार में गिरावट आती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। शुरुआती कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 296 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 52,495 के स्तर पर खुला। एनएसई का 50 शेयरों का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 104 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 15,737 के स्तर पर खुला दिखाई दिया। इस वक्त अगर हम देखें तो बाजारों में बढ़त दिखाई दे रही है। 577 अंक ऊपर 52,776 के स्तर पर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 170 अंकों की बढ़त। कल गिरावट के बाद, परसों गिरावट के बाद, कल तो बंद थे बाजार, परसों की गिरावट के बाद ये तेजी देखी जा रही है, और ख़ासतौर पर जो IPOs हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी दिखाई दे रही है। एशियन पेंट, सिप्ला, एशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और नेस्ले पर थोड़ा सा दबाव दिख रहा है, लेकिन जहां पर बढ़त है उसमें बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, JSW स्टील, बजाज फिनसर्व और टाटा स्टील शामिल है। उधर ऑनलाइन फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर ब्लैकबक, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, उसने बाजार से $67 मिलियन उठाए हैं। इसी के साथ ही कंपनी देश की यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियों में शामिल हो गई है। ट्राइब कैपिटल, IFC इमर्जिंग एशिया फंड और VEF ने ताज़ा राउंड में निवेश किया है। कंपनी अपने ट्रकिंग पार्टनर्स को वित्तीय मदद और बीमा सुविधा मुहैया कराने पर काम करेगी। यूनिकॉर्न वो कंपनीज होती हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर का होता है। तो फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं ममता जी के पास बाकी खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय व्यापार प्राइम की खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में आइए रुख कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। कोरोना वायरस को लेकर चीन शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है, और इस वायरस के चीन के वुहान लैब से निकलने की जांच को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो चीन से आग्रह किया था जांच का, उसे अब चीन ने ठुकरा दिया है। गुरुवार को चीन ने WHO की कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के दूसरे चरण को खारिज कर दिया। WHO ने इस महीने चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति के अध्ययन के दूसरे चरण का प्रस्ताव रखा, जिसमें वुहान शहर में प्रयोगशालाओं और बाजारों के ऑडिट शामिल हैं, जिसमें अधिकारियों से पारदर्शिता की मांग की गई है। वहीं WHO की इस मांग पर चीन भड़क उठा है। चीन ने कहा है कि WHO द्वारा जांच की योजना बनाए जाने की बात सुनकर वो हैरान है। चीन की ओर से कहा गया कि वायरस के वुहान लैब से निकलने की कोई संभावना नहीं है। तो चीन ने WHO की जांच की मांग को खारिज कर दिया, लेकिन ये जांच जरूरी है क्योंकि पूरा विश्व चाहता है कि कोरोना कहां से आया इसका जवाब मिल सके। बढ़ते हैं आगे। ग्रीस की राजधानी एथेंस में बच्चों के कोरोना वायरस टीकाकरण के खिलाफ प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई। लगभग 1500 प्रदर्शनकारी एथेंस संसद के बाहर कोरोना वायरस टीकाकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ने से पहले प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच मारपीट हुई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारी ने हाथों में पोस्टर्स ले रखे थे जिनमें लिखा था, हमारे बच्चों से दूर रहें। ग्रीस के कोविड टीकाकरण अभियान के खिलाफ एक सप्ताह में ये दूसरी रैली है।
इस महीने बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने के सरकार के फैसले के मद्देनजर ये रैली निकाली गई है। और अब देख लेते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें अशोक मरतुलिया के साथ। तो अशोक, क्या है खास आज खेल जगत में? शुक्रिया ममता। खेल प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं ओलंपिक से। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए शुक्रवार को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय एथलीटों की भागीदारी कम से कम रखी गई है। उद्घाटन समारोह में अधिकतम 50 भारतीय एथलीट और अधिकारी हिस्सा लेंगे, लेकिन अब तक की खबरों के मुताबिक कुल 28 एथलीटों के नाम की चर्चा हुई है, जिसमें 22 एथलीट और 6 ऑफिशियल्स शामिल है। मार्च फास्ट में भारतीय दल का 21वां नंबर होगा। उद्घाटन समारोह में अनुभवी मुक्केबाज MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। मार्च पास्ट का क्रम जापान के अल्फाबेट के आधार पर किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में अपने एथलीटों का उत्साहवर्धन करने के लिए पार्टी लाइन से हटकर सभी सांसदों के साथ पार्लियामेंट के बाहर विक्ट्री पंच दिया, जिसमें युवा और अनुभवी सभी सांसद उपस्थित थे। मैं अनुराग सिंह ठाकुर और मेरे साथ मेरे साथी सांसद भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक्स में मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए और ये रहा हमारा विक्ट्री पंच। इसके बाद खेल मंत्री ने हमारे संवाददाता विशाल वेरिस्टो से खास बात करते हुए कहा कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी लोग साथ आएं और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों का चीयर अप करें। केंद्रीय मंत्री ने गो फॉर इंडिया पंच के साथ आज भारतीय टीम को अपनी मुबारकबाद पेश की है, उनको चीयर अप किया है और इसमें उन्होंने बाकी पार्टियों को भी बुलाया कि आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। कितना आप खुश फील कर रहे हैं? आपने सबको बहुत चीयर अप करने के लिए बोला है। देखिए, देश के खिलाड़ियों के लिए भारत की पूरी संसद, सभी सांसद और देश का हर नागरिक एकजुट है। वो चाहते हैं हमारे खिलाड़ी अच्छा करें, तिरंगे का मान सम्मान बढ़े और इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, सब इकट्ठे आए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छे। और हमने भी अनुरोध किया है कि सब 5-5 लोगों को टैग करें, अपने वीडियोस विक्ट्री पंच के बनाएं और चीयर फॉर इंडिया कैंपेन में साथ में जुड़ें। तो आपने देखा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स की बात है, देश की बात है, हम सबको बुलाकर एक साथ खड़े होना है। 5-5 लोगों को आप टैग करें और गो फॉर इंडिया, डू वेल इंडिया के नारे के साथ इन्होंने अपना पंच दिया है। कैमरामैन आरके के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बार भारतीय एथलीट टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल होंगे, क्योंकि एथलीटों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लेने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, ओलंपिक शुरू हो रहा है और खुद IB मिनिस्टर ने विक्ट्री पंच कैंपेन की शुरुआत की है। ओलंपिक्स बहुत अच्छी तरह से होंगे, मुझे उम्मीद है, और भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, ये भी हमारा शुभकामनाएं के साथ साथ उम्मीद भी है। और पूरा भारतवर्ष इस बार चेयर इंडिया इस नारे के साथ में सपोर्ट भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों में जोश और तैयारी दोनों बहुत अच्छी तरह से हर खिलाड़ी में बढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इस बार भारत का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल मिले ना मिले वो एक विषय होता है, लेकिन परफॉर्मेंस टॉप का रहेगा। एक बड़ी टीम गई है टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से, क्योंकि इस बार तैयारी जितने भी की हैं वो पूर्व में जितने भी ओलंपिक्स गेम हुए हैं आज तक सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरीके से तैयारी इस बार हुई है। तो इस बार की जो तैयारी है इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किरेन रिजिजू जी, जिनका कहना है कि इस बार भारत का बेहतरीन दल ओलंपिक के लिए गया है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार
भारतीय दल ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत के लाएगा। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। शुक्रवार से खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। दूरदर्शन के चैनल डीडी स्पोर्ट्स पर हर रोज इसका सीधा प्रसारण होगा। वहीं दूरदर्शन के अन्य चैनल और आकाशवाणी पर भी इन वैश्विक खेलों के आयोजन पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बुधवार को इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने दी। इन खेलों से जुड़ा प्रसारण ओलंपिक से पूर्व शुरू होकर इसके बाद तक जारी रहेगा और सार्वजनिक प्रसारक की टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर में उपलब्ध रहेगा। ओलंपिक में विभिन्न खेल आयोजनों का डीडी स्पोर्ट्स पर रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसका विवरण हर दिन डीडी स्पोर्ट्स और एआईआर स्पोर्ट्स के ट्विटर हैंडल पर उपलब्ध कराया जाएगा। ओलंपिक के ऊपर डीडी स्पोर्ट्स पर रोजाना कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। रात 8:30 पर इंडिया एट टोक्यो, रात 9 बजे ओलंपिक हाइलाइट्स और रात 9:30 पर ओलंपिक स्टेट जोन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया पर ओलंपिक के मद्देनजर रोजाना कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। वहीं डीडी न्यूज़ पर सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, शनिवार शाम 5 बजे विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा ब्रेकफास्ट न्यूज़, मिड डे प्राइम और न्यूज़ नाइट में ओलंपिक के खास सेगमेंट होंगे। वहीं डीडी इंडिया पर रोज रात 8:30 बजे विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा ब्रेकफास्ट न्यूज़, मिड डे प्राइम और न्यूज़ नाइट में टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा खास सेगमेंट भी होगा। तो फिलहाल खेल प्राइम में इतना ही। वापस चलते हैं ममता के पास। ममता, आप चीयर अप करना चाहेंगी हमारे एथलीटों को जो कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हैं? बिल्कुल। और अशोक, ऐसे में यही कह सकते हैं अपने दर्शकों को भी कि ये है हमारा विक्ट्री पंच। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक खेल प्राइम के लिए। और बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। अपनी सुरीली आवाज से फिजाओं में संगीत की धुनें महकाने वाले मशहूर गायक मुकेश की आज जयंती है। मुकेश ने पहला गाना 1945 में आई फिल्म पहली नजर में गाया था। मुकेश ने कई सारे ऐसे गीत गाए हैं जो आज भी सदाबहार हैं। तो आप आनंद उठाइए इन गीतों का और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम हैं जहाँ। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही